ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अब उत्तराखंड से है। उत्तराखंड का धराली त्रासदी से उबरने की कोशिश में जुटा हुआ है। प्राकृतिक आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम बचाव अभियान में परेशानी बना रहा है। उत्तराखंड के सीएम ने बुधवार को हर्षिल का दौरा किया और वहां लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने बचाव अभियान के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी निर्देश दिए। आपदा के बाद से एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, तो कोई लापता लोगों की तलाश भी जारी है। लेकिन मलबे के कारण काफी परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच एसडीआरएफ के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं के साथ टीम आने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आएगी। सभी टीम्स ने बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया है। एक डेड बॉडी रिकवर हुई है। मलबा काफ़ी है, 50 फीट से ज़्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हमारी जो टीम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ आनी है, मुझे उम्मीद है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तेजी आएगी काम में। और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, कल आईटीबीपी की जो कंपनी यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने वहाँ से काफ़ी लोगों को, फंसे हुए लोगों को जो कपांग में पोस्ट है वहाँ शिफ्ट किया है। इसके अलावा जो आर्मी की यूनिट है, उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ से जो फंसे हुए थे हर्षिल में, वहाँ पर शिफ्ट किया। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम हमारी गंगोत्री में थी, उन्होंने कुछ लोगों को गंगोत्री शिफ्ट किया। तो सभी एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही हैं। और जो भी वहाँ पर मलबा इकट्ठा है, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम है, इसलिए थोड़ा सा अभी समय लग रहा है। तो उबरने की कोशिश में है इस समय धराली, और धराली क्षेत्र में खीरगंगा से आई भीषण आपदा ने गांव और बाजार को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया है। हमारे संवाददाता रेनू उप्रेती से बात करते हुए वीडियो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के निदेशक और भूवैज्ञानिक डॉक्टर विनीत गहलोत ने आपदा की वजह बताई। पहाड़ एक बार फिर से करहा उठा है। उत्तरकाशी जिले के धराली में प्रकृति कहर बनकर टूटी है। कितने लोग इसमें लापता हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, इसके आंकड़े अभी तक नहीं निकल पाए हैं, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू वहां पे चलाया जा रहा है। हालांकि उसको करने में भी चुनौती आ रही है। इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए इस समय हम मौजूद है वाडिया इंस्टीट्यूट में। हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और भूवैज्ञानिक विनीत गहलोत जी मौजूद है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? जो कॉज है, उसका कारण है, वो शायद अभी तक उसके बारे में हम लोग केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि ये आपदा उसकी वजह से हुई है। तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कई सारे संभावित वो हैं, कारण हैं। अक्सर लोग क्लाउड बस्ट की बात कर रहे हैं, वो एक ज़रूर एक बात है, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लैंडस्लाइड की भी बात करते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड का इलाका है वो। ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स लेक हैं, तो ग्लेशियर का टूटना या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जिसे कहते हैं वो, तो 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब तक कि या तो कोई सैटेलाइट इमेज हो उससे पहले की और उसके बाद की, या जब तक कि हम लोग वहाँ पे जाके ना देखें, तब तक इसके बारे में थोड़ा कहना ठीक नहीं होगा। पहले से सैटेलाइट से प्राप्त डेटा से और भूवैज्ञानिक अध्ययन से हम पता कर सकते हैं कि क्या बादल फटने वाला है या कहीं पे कोई आपदा आने वाली है? इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं कि पूर्व चेतावनी, जिसको हम अर्ली वार्निंग की बात करते हैं, और एक होती है प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेस हैं उसमें प्रेडिक्शन तो संभव नहीं है। हाँ, अर्ली वार्निंग की हम बात करते हैं कि साहब अगर कहीं पे कोई घटना हो गई है, उसका परिणाम कहीं दूसरी जगह जाके थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा, तब हम उसको अर्ली वार्निंग की बात करते हैं। जितने भी रडार हैं जो इसमें काम आते हैं, या जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं जो मौसम विभाग हमारा यूज़ करता है, तो वो लोग बता सकते हैं कि कहाँ बारिश ज़्यादा हो सकती है, कहाँ कम हो सकती है। लेकिन ये एकदम ये बताना कि साहब इतने यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो जाएगा, कि मतलब इतने कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं रेनू प्रेती, कैमरा पर्सन विकास वशिष्ठ के साथ, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून। उत्तराखंड के चमोली में भी लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पिंडर और अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है,
प्रशासन की ओर से नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के पास मलबा आने से यातायात बाधित हो गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज सिंह हैं उत्तरकाशी से, वहीं रेणु हैं देहरादून से और दिग्बीर बिष्ट भी हैं उत्तरकाशी से। सबसे पहले नीरज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से उत्तरकाशी में धराली गांव जो है अब उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई चुनौतियां यहां सामने आ रही हैं। कितनी टीम अभी वहां लगी हुई है और जो सड़क अवरुद्ध हो गई थी, संपर्क टूट गया था, उसको भी कनेक्शन करने में कितनी चुनौतियां सामने आ रही हैं? भावना, कई तरह की चुनौतियां हैं क्योंकि मौसम की दुश्वारी तो है ही है, लेकिन अच्छी बात है कि आज सुबह मौसम खुला हुआ है, हल्की धूप है वो भी निकली और उसकी वजह से जो हेली रेस्क्यू है वो तेज़ी के साथ किया गया और बड़ी संख्या में जो एनडीआरएफ के जो लोग हैं, इसके अलावा सेना के लोग हैं, वो लगातार राहत और बचाव के काम में सक्रिय हो पाए। जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी की बात है कि आप देखें कि भटवाड़ी से आगे जो रोड कनेक्टिविटी है 70 मीटर के करीब रोड है वो बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। उस रोड को बनाने में थोड़ा समय लगेगा और इसके अलावा 4 वैली ब्रिज की जो बात है वो मुख्यमंत्री ने कही है कि इस इलाके में 4 वैली जो ब्रिज हैं वो बनाए जाएंगे और इसी तरह के वैली ब्रिज अगर आपको याद हो तो वायनाड में भी बनाए गए थे जब लैंडस्लाइड हुआ था और वायनाड में जो मलबा बहकर आया था और वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो कैजुअल्टी है वो हुई थी। तो सेना के द्वारा वो वैली ब्रिज बनाया गया और उसके बाद जो भारी वाहन हैं और उसके अलावा इक्विपमेंट हैं वो आसानी से उन स्थानों तक पहुंचाए गए जहां पर जो रेस्क्यू है वो किया जाना था। अभी तक अगर हम बात करें तो 6 लोगों के मरने की जो खबर है वो भावना आ रही है, हालांकि 5 आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है। एक जो बॉडी है वो मिली है, आधिकारिक रूप से अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, कुछ समय के बाद वो पुष्टि हो जाएगी। 190 के करीब जो लोग हैं वो रेस्क्यू किए गए। कल 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक बात और पता चली कि करीब 250 के करीब जो तीर्थ यात्री हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं और मुख्यमंत्री उत्तराखंड उनका ये कहना है कि उन लोगों से बात हो रही है, वहाँ पर प्रशासन के लोग पहुँच गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र से, केरल से कई सारे जो तीर्थ यात्री हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि 250 के करीब तीर्थ यात्री जो धराली और जो गंगोत्री है उसके बीच में फंसे हुए हैं और उनसे प्रशासन ने संपर्क साध लिया है, जल्दी ही उनको वहाँ से निकाला जाएगा। इसके साथ साथ ही धराली में चूँकि हालात अभी भी बहुत ख़राब हैं और 50 फीट के करीब जो मलबा है, आपने वो दृश्य भी देखा होगा कि किस तरीके से पूरा भरा हुआ जो धराली जो गांव था, धराली जो कस्बा था, जहां पर बड़ी संख्या में होटल्स और स्टे होम थे, बड़ी संख्या में जो गंगोत्री के लिए लोग तीर्थ यात्री जाते हैं तो हर्षिल और धराली वहाँ पर स्टे करना पसंद करते हैं और वहीं से वो अपनी जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। और इसके अलावा गंगोत्री से जो लोग नीचे उतरते हैं वो भी धराली पहुँचते हैं और हर्षिल पहुँचते हैं और वहाँ स्टे करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो धराली के हालात अभी भी काफ़ी ख़राब है, 50 फीट के करीब मलबा है। वहाँ पर ड्रोन से स्थिति की जो समीक्षा है वो की जा रही है, डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पर भेजी है। इसके अलावा SDRF और ITBP के जो जवान हैं, युद्ध स्तर पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कई परेशानियां और चुनौतियां नीरज हम देख रहे हैं सामने आ रही हैं, साफ तौर पर दिख रहे हैं। हमारे साथ रेणु भी जुड़ी हुई हैं। रेणु, हमने सुना जब आपने भूवैज्ञानिक से बात करी तो उन्होंने बताया कि कितनी चुनौतियां आगे हो सकती हैं, लेकिन कारणों के बारे में अभी पता नहीं लगाया जा सकते कि किस कारण ये कुदरत का कहर बरपा है। लेकिन अगर आज की बात करें रेणु, तो क्या मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है? आज भी कहा जा रहा है कि भारी बारिश हो सकती है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए भावना, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की तो कल बीते दिन तो पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट था, लेकिन आज के लिए क्योंकि भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, लेकिन फिलहाल कई ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसका नतीजा भी ये देखा जा रहा है कि कई ज़िलों में हल्की धूप भी अभी सुबह से देखी जा रही है। राजधानी देहरादून में भी इस समय मौसम थोड़ा साफ है, हालांकि बादल छाए हुए हैं। ठीक ऐसे अगर हम बात करते हैं बागेश्वर की, नैनीताल की, तो वहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कई ज़िलों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार
अनुसार और मौसम विभाग के अनुसार जो है आज येलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है जो पर्वतीय जिले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं धराली की, क्योंकि धराली में आपने जैसे बताया कि भूवैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि जब ये त्रासदी आई थी 5 अगस्त को दिन में 1:45 में, तो ये माना जा रहा था कि ऊपर पहाड़ी में बादल फटा है, बादल फटने से ही वो पूरा मलबा धराली बाजार में आया है। लेकिन जब हमने भूवैज्ञानिक से बात की तो उनका यही कहना था कि जब तक पूरी तथ्यों की जांच नहीं की जाती तब ये स्पष्ट तौर पर कहना नहीं सही होगा कि वहां पे बादल फटा है। हो सकता है कोई झील जो ऊपर बनी हो वो टूट कर नीचे आई हो या कोई अन्य कारण रहा हो। तो स्पष्ट तौर पर यह कहना कि धराली में 5 अगस्त को दिन में 1:45 में बादल फटा, ये अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती इसके कारण का हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी वहां पे त्रासदी हुई है भयावह है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 50 फीट तक मलबे में लोग समाये हुए हैं। ऐसे में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और देहरादून से भी लगातार टीमें वहां पे रवाना की जा रही हैं और लगातार एक्शन मोड पे जो है उत्तराखंड प्रशासन काम कर रहा है। अभी सुबह की अगर मैं बात करूं तो यूकरडा के 2 हेलीकॉप्टर भी जो हैं सहसदारा हेलीपैड से हर्षिल के लिए रवाना कर दिए गए हैं। खाद्य सामग्री भिजवाई जा रही है, मेडिकल की टीमें तैनात की जा रही हैं, यानी कि प्रशासन अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रहा है। और आज थोड़ा मौसम भी अगर हम बात करें तो हर्षिल में सही सुनाई दे रहा है, यानी कि साफ है मौसम। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज का जो दिन है वो अच्छा साबित होगा। बिल्कुल, मौसम साफ होना बहुत जरूरी है यहाँ रेणु, क्योंकि अगर मौसम साफ ना रहा या फिर बारिश आई तो चुनौतियां यहाँ और बढ़ सकती हैं। यहाँ दिग्बीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्बीर, यहाँ हम राज्य सरकार की तरफ से मदद की बात की जाए या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में राज्य सरकार किस तरीके से मदद कर रहा है? और गंगोत्री से जो आ रहे तीर्थयात्री थे वो करीब 500 तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं कि अभी भी लापता है। उन लापता लोगों को खोजने के लिए किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है? जी, आपको बता दूं कि आज रेस्क्यू का तीसरा दिन है। रेस्क्यू तीसरा दिन जो कि कल दोपहर से हवाई सेवाएं से राहत तक पहुंचाने का काम किया गया है और जिसमें अभी आपको बता दूं कि जो मौसम है, मौसम थोड़ा से खुशनुमा है और फिर भी हवाई सेवाओं से राहत की जगह पे आपदा की जगह पे पहुंचा जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो कल 170 लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है और जिसमें आज 10 लोगों को जो थोड़ा से गंभीर है उनको आज जिला अस्पताल में लाया जाएगा और जब उनका इलाज चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो मंजर है, जो खीर गंगा ने तबाही मचाई है, तो तबाही मचाने के बाद जो अब जो मंजर दिख रहा है उसमें खीर गंगा ने जो जिस तरह से जो मंजर दिख रहा है, इसमें यही कह सकते हैं कि जो धराली का बाजार है, धराली का जो गाँव है और जो कल केदार मंदिर है पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है और सारा जो माहौल है वो पूरा मलबे में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो अभी तक वहां तक पहुंचना सड़क मार्ग से बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हवाई सेवाएं चल रही है वो कहीं ना कहीं अब जो कि राहत वहां तक पहुंची जा रही है और जो एनडीआरएफ के लोग थे, जो लगभग एनडीआरएफ के लोगों को रेस्क्यू कराया गया और वहां तक पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जो वहां पे रेस्क्यू चल रहा है तो पूरी तरह से अब सुचारू हो चुका है और आज से लगभग हवाई सेवाओं से ही जो कि आवाजाही हो पाएगी। और यही कहना है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल से यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आला अधिकारी प्रदेश के जो है लगातार इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपदा में किस तरह से राहत लोगों को बचाया जाए, किस तरह से इसमें यह कार्य किया जाए। तो कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सभी इस कार्य में जुटे हुए हैं और यहाँ तक बीआरओ के चीफ भी यहाँ पे इस कार्य में। और सबसे बड़ी बात है कि राजमार्ग की बात की जाए तो राजमार्ग जो नागरजा मंदिर के पास जो पुल बह चुका था उसमें पहले ब्रिज बनना है, वो उसमें कितना समय लगता है, अभी कितना समय में तैयार होता है, उसके बाद ही यह तय कर पाना होगा कि मार्ग ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जी, यहाँ हमारे साथ नीरज भी जुड़े हैं। नीरज, जो प्रकृति का प्रचंड रूप देखा हमने धराली में वो बेहद ही भयावह था, लेकिन अब कोशिश है कि धराली को फिर से खड़ा किया जाए, जिसमें समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की समस्याएं आ रही हैं, आखिरकार भूवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि आगे की चुनौतियां क्या हैं और इससे उबरने के लिए हमें क्या राह अपनानी होगी?
देखिए, जलवायु परिवर्तन निश्चित तौर पर आप देखें कि उसका जो असर है वो अलग अलग इलाकों में दिखाई भी दे रहा है। मैदानी इलाकों में अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कई सारे जो रेगिस्तान है जहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, आपने देखा है कि किस तरीके से पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना या झील है उसके टूटने की घटना ये लगातार हो रही हैं। आप देखें कि सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जो मानव है उसको ये समझना होगा कि नदी और नालों के किनारे इस तरह के जो निर्माण हैं वो ना किए जाएं, क्योंकि पानी का एक वेग होता है और जब पानी अपने वेग से चलता है तो सारी चीज़ बहा के ले जाता है। हम धराली की ही बात करें, आज से करीब 4-5 साल पहले धराली अगर हम बाजार को देखें तो मुश्किल से मुश्किल 20-25 मकान थे और कुछ एक जो स्टे और होटल थे, लेकिन आज 200 से ज़्यादा आप देखें कि वहाँ मकान, होटल, स्टे और मोस्टली जो नाला है जिसे शीर गंगा कहते हैं उसके जो किनारे हैं वो बसे गए। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम वैज्ञानिक इस बात की चेतावनी देते हैं, तमाम जो प्रशासकीय नियम कानून इस बात की चुनौती देते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि नदी नालों से कम 200 मीटर दूर जाकर निर्माण करना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि लोग अर्थ के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म के चक्कर में इकोसिस्टम से खिलवाड़ करते हैं और उसी का नतीजा है कि इस तरह की जो घटनाएं वो देखने को मिलती हैं। इससे पहले हमने देखा था कि 2013 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ में, किस तरीके से रामबाड़ा पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया था। उस रामबाड़ा के ऊपर से जो मलबा है वो बह रहा था। वही स्थिति धराली की है कि वहाँ पर भी उसी तरह का जो मलबा है वो बह रहा है। तो हमें समझना होगा कि कारोबार अलग है, लेकिन कारोबार को यही समझना होगा कि धराली सिर्फ कहानी बनकर ना रह जाए। नीरज, इस कहानी से हमें कई सीख लेने की जरूरत है और इंसानों को ये जानने की जरूरत है कि इकोसिस्टम से खिलवाड़ ना करें और प्रकृति के साथ संयम बरत कर चले और संयमित तरीके से जो रहन सहन है और जो पेड़ हैं उनके साथ खिलवाड़ न करें। फिलहाल नीरज और रेणु और दिग्विजय तमाम जानकारियों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलेंगे, बात कर लेते हैं अब उपराष्ट्रपति चुनावों की। और उपराष्ट्रपति चुनाव हमने देखा है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उसके बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज अधिसूचना जारी होनी है और अधिसूचना जारी होने के साथ आपको बता दें